आज हम लोग जो मोहन राकेश के द्वारा लिखी कहानी मलबे का मालिक उसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करते हुए कहानी का विश्लेषण करेंगे, जिसमें कहानी आपके शुरू होती है कि 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर और अमृतसर से आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो एक बहाना था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों व बाज़ारों को देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। अर्थात जो हमारे विभाजन हुआ उसमें जो लोग यहाँ रह रहे थे पाकिस्तान चले गए थे। ये 7.5 साल बाद एक यहाँ पर हॉकी मैच होता है और उस मैच को देखने के बहाने वो लोग इसलिए इधर आए थे कि हम अपनी पुरानी जगह को देख सकें कैसी हैं, उन यादों को फिर से अपने जहन में लाते हुए वो इसके लिए उनको ज़्यादा चाव इसी बात का था कि वो जगह कैसी होगी, हमारी जगह थी वो, और पुराना यादें जो उनको पूरी आती हैं उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमान का कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें उस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थी जिससे वह शहर साधारण न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण का केंद्र हो। अर्थात क्योंकि जब किसी चीज़ को हम जानते हैं या उसका संबंध हमारे से होता है तो व्यक्ति उसको बारीकी से देखने की कोशिश करता है, और उस बारीकी में जब कभी वह वहाँ रहता है उसका एहसास, उसकी यादें और वहाँ का बर्ताव वो सब उसकी स्मृति में आ जाते हैं। इसलिए एक दिलचस्पी के साथ वह उस जगह को क्या करता है, निहारते हैं। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। देख फतेह दीना मिस्री बाज़ार में मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। अब नुक्कड़ पर सूखी बटियारनी की भट्टी थी, वहाँ अब एक पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ एक एक लाइन वह नमकीन होती थी कि बस याद आ जाती है उनको। अर्थात हर गली से गुजरते हुए वह अपनी चीज़ों को याद करते हुए निकल रहे हैं और आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बाज़ारों में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ नज़र आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या में ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिराता। अल्लाह, कटरा जैमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ से सब के सब मकान जल गए थे? यह हकीम आसिफ अली की दुकान थी न, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। अर्थात अब ये इतना चौड़ा रास्ता कैसे हो गया है? यहाँ तो आसिफ अली की दुकान थी, अब यहाँ एक दर्जी बैठने लग गया है, क्योंकि पहले ये मुस्लिम एरिया था और अब बीच बीच में जो है हिंदुओं ने भी उनके बीच अपने घर बना लिए हैं। और कहीं कहीं ऐसे वाक्य भी सुनाई दे जाते, चलो यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया है। अर्थात अपने पूजा स्थल, अपने प्रिय स्थान को जब वो उस रूप में भी देखते तो खुश हो जाते कि चलो कम से कम इस मस्जिद को तो यूं का यूं बने रहने दिया है। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उनकी तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे लोग आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज़्यादातर भी आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते जो कि आजकल लाहौर का क्या हाल है। अर्थात जो कुछ लोग वहाँ हिंदू थे और यहाँ आ गए थे वो भी उन लोगों से ऐसे पूछते कि अब लाहौर की क्या हालत है। क्योंकि आपस में एक दूसरे की चीज़ों की जानकारी वो लोग आपस में जुटा रहे थे। अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं, सुना है शाह आलमी गेट का बाज़ार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कोई
ख़ास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वत पूरा क्या वाकई रिश्वत के पैसों से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता है कि लाहौर से आए उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। अर्थात जो लोग लाहौर से यहाँ आ गए हैं, उन लोगों को जैसे पता चला कि ये लोग लाहौर से आए हैं, तो लाहौर की चीज़ों के बारे में वो उनसे पूछ रहे थे कि लाहौर कैसा है, वहाँ का बाज़ार कैसा है। इसलिए लोग अपनी अपनी मानसिक उधेड़-बुन से सवाल करके और एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे, विश्वास दिला रहे थे, और आपस में क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था लोगों को। बाजार बासा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार है। वहाँ विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहाँ ज़्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकानें थीं, जो कि सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों में तो आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। किसी तरह वह आग काबू में आई, पर उसमें मुसलमानों को एक एक के साथ हिंदुओं ने भी 4-4, 6-6 घर जलाकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर से खड़ी हो गई, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। बीच बीच में मलबे के ढेर मौजूद थे। नई इमारतों के बीच में मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। क्या एक अजीब व गरीब सवाल खड़ा कर देते थे। बीच बीच में जो लोग सक्षम थे, उन लोगों ने फिर से बना लिए थे, परंतु फिर भी ये बीच बीच में पड़ा हुआ मलबा एक बड़ा सवाल कर जाता था। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज़्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ के घर जल कर के राख हो गए थे, और जो बच कर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौट कर आने की हिम्मत नहीं रह गई थी, अर्थात वो लौट कर वापस नहीं आए। सिर्फ एक दुबला पुतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया। वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया हो। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने के हुए, मगर वह हिचकिचाकर वहाँ बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली के एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ी खेल रहे थे, और कुछ फासले पर 2 स्त्रियां ऊंची आवाज़ में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। अर्थात क्योंकि उस गली का में ज़्यादातर तो मकान जो थे जल गए थे, जो अपने परिजनों को फिर से शायद उस याद को ताज़ा ना करना चाहते हों। जो लोग खुशी खुशी या जो लोग आराम से अपनी जगह जिन्होंने बदल ली थी, वो लोग तो फिर भी वहाँ की जगह को याद ही कर रहे थे, पर जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, शायद वह उस जगह को दोबारा नहीं देखना चाहते थे। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बूढ़े मुसलमान ने धीरे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटने से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटे, आ, तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब से हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए तो चुप रह गया, लेकिन फिर उसे इसी तरह होठ बिसूर कर रोने लगा। इतनी ही देर में एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाह में पकड़कर गली में ले गई। बच्चा रोने के साथ साथ वह अपनी बाह छुड़ाने के लिए भी मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर, कसम खाने, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा, कह कर चुप कर। उसको बालक को चुप करा रही थी। अर्थात इतना खौफ
इतना भय 7.5 साल के बाद भी था कि आपस में जो दोनों कौमों के बीच जो घटना हुई उसके कारण बच्चों की मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ रहा था। बच्चों को ये कह करके और वो डरा करके चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वह घटना कितनी भयावह हो सकती है जब वहाँ पर आग लगी होगी और लोग उस आग में भी एक दूसरे की दुश्मनों कौम को जो है दुश्मनाई के साथ वो लोग लड़ाई कर रहे थे। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह उसने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर वहाँ थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला शुष्क हो रहा था और घुटने थोड़े कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और फिर से टोपी सिर पर लगा ली। गली के सामने जब वह ऊंचे ऊंचे शहतीर रखे थे, अब वहाँ पर एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। कई पल धूप में उड़ते जरों को देखता रहा, फिर वह मुंह से निकला, या मालिक, अर्थात हे ईश्वर, क्या मर्जी है आपकी। अर्थात कि उन दिनों को वह याद कर रहा है, उन दिनों का एहसास कर रहा है। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली के बाहर आया। बूढ़े को वहाँ खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बूढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जबान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा, तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको भी मेरा नाम कैसे मालूम है? 7 साल पहले तो इतना सा था, कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बुड्ढे ने कहा। मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गन्नी मियाँ, मनोरी ने भी पहचान कर कहा। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों का गन्नी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चों तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूँ। बुड्ढे ने टोपी उतारकर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। अर्थात कि मेरा बेटा और मेरी बहू तो नहीं मिल सकती, परंतु मेरी इच्छा हुई कि मैं अपनी जगह को तो दिखाऊं, ताकि मुझे कुछ याद आए। और कहते कहते बूढ़े बाबा की जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारी चीज़ें उसकी स्मृति में आ जाती हैं, परंतु वह अपनी भावनाओं पर काबू रखकर अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम तो शायद काफ़ी पहले यहाँ से चले गए थे ना? मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, ये मेरी बदखती थी कि मैं अकेला निकलकर बाहर चला गया। यहाँ रहता तो मैं भी उनके साथ खता हो जाता या मर जाता तो बढ़िया रहता। कहते हुए उसे महसूस हुआ है कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया और आंखों में आए हुए आंसुओं को नीचे बह जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोरी ने गनी की बाहें अपने हाथ में ले ली। चलो, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दो। गली में यह खबर इस तरह फैली कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदानी के लड़के को उठाने जा ही रहा था। उसकी बहन उस वक्त पर उसे पकड़ नहीं लाई होती तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। अर्थात भय का वातावरण। और आप ये देखने की कोशिश करो कि यहाँ 7.5 साल हो चुके हैं उस घटना को हुई हुई, फिर भी एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है, उस घटना ने कुछ लोगों ने जो पैदा कर दिया था शंका, उसका खामियाजा ना सब लोगों को भुगतना पड़ता है। इस बात से अंदाज़ा यहाँ ये लगाया जा रहा है।
यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पाटे बिछाकर बैठी हुई थी वे पीढ़े से उतरकर उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर अपने घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गन्नी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला ही रह गया था। या रखे पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था, या घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे कई चेहरे गली को झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की सी चहगमाइयाँ शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई, अर्थात क्योंकि वो वहाँ रहते थे इसलिए लोगों ने उनको पहचान लिया था। वह था ना तुम्हारा मकान? मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफ़ी पहले ही स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई वह उसके लिए तैयार नहीं था। उसकी जवान पहले से ही और खुश्की हो गई और घुटने भी ज़्यादा कांपने लगे। यह मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। अर्थात शायद उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसके मकान को आग लगा दी गई थी, जानबूझ के उन लोगों को मारा गया था। वो सोच रहे थे अब तक कि शायद वह आग अपने आप लगी थी और उसमें जो है मेरा मकान जल गया था, परंतु जिस कंडीशन में उसने मकान को देखा और जिस अंदाज में उस जगह को देखता है तो उसको यकीनन धीरे धीरे मालूम हो जाता है और उसको इस बात का दुख होता है, गहरा अफसोस होता है कि उसके यहाँ कुछ स्वार्थी लोगों ने जो है जानबूझकर इस हादसे को क्या दिया, जन्म दिया। इस कहानी के आगे हो रहा हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।